हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आज लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी। आपकी कोर्स ए चल रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लास 10th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो कोर्स ए में हमारी जो बुक चल रही है वो है आपके क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। आज हम करा रहे हैं आपकी बुक क्षितिज भाग 2 का अध्याय है हमारा आत्मकथ्य। हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा 3rd चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा सूरदास का पद, दूसरा चैप्टर था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और तीसरा है आत्मकथ्य। तो इस आत्मकथ्य चैप्टर को हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, वन शॉट रिवीजन में फटाफट आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस बताए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए और अब हम करने के लिए जा रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए कुछ वो लिए गए हैं और कुछ अपने आप बनाए गए हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं, इनको देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? ये किसका बोध करा रही हैं? देखिए, पेड़ में पत्तियां मुरझाकर कब गिरती हैं? जब वो मतलब अब उनका जीवन समाप्त हो चुका है। पहले वो हरी रहती हैं, फिर पीली होती हैं, पीली होकर मुरझाकर, और जब उनमें से बिल्कुल भी निकल जाता है रस तो वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। यहां पर इस कविता में मुरझाकर गिर रही पत्तियां भी प्रतीकात्मक तौर से प्रयुक्त की गई हैं। तो अब ये किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या, मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं की प्रतीक हैं। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि को जीवन की नश्वरता का बोध भी हो रहा है। तो देखिए क्या है, उनके जो मित्र हैं हमारे कवि के, उनसे बोला गया, उन मित्रों ने बोला कि भाई आप आत्मकथा लिखिए। अब आत्मकथा जो लिखने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ हो तो हम उसको व्यक्त करें। लेकिन हमारे कवि के जीवन में उनका कहने का मतलब है मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है जिसको मैं लिखूं कि लोग उससे प्रेरणा पाएं। क्योंकि जो मेरे जीवन में हुआ है वो सिर्फ दूसरों की हंसी का पात्र बनाएगा। ठीक है, वो मेरी जीवन गाथा देखकर वो सब हंसेंगे। अब उनका एक और ये कहने का मतलब था कि जो मेरी स्मृतियां हैं जिनको मैं दबा चुका हूं, अगर आत्मकथा लिखूंगा तो मैं वो सभी दुख और तकलीफें भी, भाई खुशी पल ही नहीं, दुख और तकलीफें भी याद आएंगी। तो उनके जीवन में जो दुख और तकलीफें हैं वो जैसे एक मुरझाकर पत्तियां गिर जाती हैं, उसी तरह वो अब गिरकर कहीं शांत होकर पड़ी हैं। अब उनको जो है याद करना और लिखना ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये बात पंक्ति कहकर उन्होंने एक चीज और व्यक्त करी है कि इस पूरे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन गाथा को व्यक्त किया है, और वह मुरझाकर गिर भी गए, अर्थात वो मर भी गए। वो लोग जिन्होंने आत्मकथा ली, ऐसे बहुत सारे लोगों की आत्मकथा हमने पढ़ी है ना, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वहां पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने मधुप, पहले लाइन थी ना, मधुप गुनगुना कर जाता, तो वहां पर उन्होंने उस पंक्ति में ये चीज बताई कि किस तरीके से इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो खुश होकर अपनी गाथाओं को लिख रहे हैं, और लिखने के बाद जो है एक समय ऐसा आया कि मुरझाकर गिरकर अपने जीवन को उन्होंने मृत्यु भी प्राप्त कर ली। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे जीवन में कुछ घटित ही नहीं हुआ जो मैं लिखूं, है ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर दो बातों का मतलब पहले तो निकल रहा है, ध्यान रखिए। पहली चीज, जो लोग मर चुके हैं, उनका जीवन समाप्त हो चुका है, जिन्होंने अपनी गाथाएं लिख दी, तो ये मुरझाई पत्तियां उनका भी प्रतीक है। दूसरा, उनके जीवन में आई हुई दुख और तकलीफों का भी प्रतीक है, जो उन्होंने अपने जीवन में कहीं अलग छिपा कर रखी हुई। क्योंकि आत्मकथा लिखने का तात्पर्य है कि वो मुरझाई पत्तियां, वो दुख और तकलीफ उनको फिर से याद आना। तो वही कहा ना, एक एक करके क्रमशः याद आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आत्मकथा लिखेंगे वो सारी चीजें उनको याद आना शुरू होंगी। इससे कवि को जीवन की नश्वरता का बोध होगा कि मतलब इस पूरे जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कभी ना कभी उन सारी चीजों का नष्ट होना स्वाभाविक सा ही है कि कभी जो चीजें आई हैं जीवन में वो नश्वर ही है।
तो वही चीज है, जब याद आएगा तो उन्हें पता है, उसमें याद आने में उन्होंने सबसे जो उनका प्रिय रहा वो उनकी पत्नी के साथ रहा, तो वो उनका कहने का मतलब है कि वो सब चीजें याद आएंगी और तब उन्हें ये लगेगा कि नहीं, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होकर नश्वर है। ये भी बता रहे हैं। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि किस ओर संकेत कर रहा है? असंख्य जीवन इतिहास, देखो असंख्य मतलब अगणित, बहुत सारे, जीवन इतिहास मतलब आत्मकथाएं। तो मतलब इस विश्व में बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवन कथाओं को कहा है या लिखा है। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि उन अगणित लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें अपनी दुर्बलताओं का उल्लेख किया है और उन्हें लोगों के व्यंग मलिन उपहास का सामना करना पड़ा है। तो यहां पर अभी हम आगे एक क्वेश्चन और भी देखेंगे कि वो अपना जो है आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, इसका रीजन, उसमें से एक रीजन यहां पर आपके सामने दे भी दिया गया कि देखिए, जब हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हम सारी अपनी अच्छी बातें ही लिखेंगे, हमने जो जो अचीव किया या हमारा जो अच्छा बिहेवियर है। हम जब आत्मकथा लिखते हैं तो हम अपनी दुर्बलताओं को भी लिखते हैं, हमारी जो कमजोरी है, जो खामियां हैं, हमें वो भी लिखनी पड़ती हैं। तो वही उन्होंने बोला ना, असंख्य जीवन इतिहास, तो यानी कि यहाँ इस दुनिया विश्व में बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उन आत्मकथाओं में अपनी दुर्बलताएं अर्थात अपनी कमजोरियों को भी लिखा है, जिसको जब लोग पढ़ते हैं, उन आत्मकथाओं को जब लोग पढ़ते हैं तो उनकी दुर्बलताओं को देखकर वो हंसते हैं, उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। तो ये वो करना नहीं चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कवि के मित्र उससे क्या आग्रह कर रहे हैं, वह इस आग्रह को पूरा क्यों नहीं करना चाहता है? तो कवि के मित्र क्या आग्रह कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि तुम आत्मकथा लिखो, तुम अपने जीवन की आत्मकथा लिखो, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि वो नहीं लिखना चाहते। इसके उन्होंने कई रीजन दिए। पहली चीज उन्होंने रीजन दिया कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो लिखें और दूसरे लोग उससे प्रेरणा पाएं। उनके जीवन में सिर्फ दुख है तो वो नहीं लिखना चाहते। उन दुखों को और जो मीठी यादें अगर उन्हें लिखेंगे तो लोग पढ़कर उसका मजाक बनाएंगे। अगर वो भाई हमें अपनी दुर्बलताएं भी वो नहीं बताना चाहते। तो मतलब कई रीजन उन्होंने दिए हैं इस पूरी आत्मकथा कविता में कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। कवि के मित्र उनसे यह आग्रह कर रहे हैं कि कवि अपनी आत्मकथा लिखे। कवि उनका यह आग्रह इसलिए पूरा नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पहले अगणित लोगों ने आत्मकथा लिखी, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ दुर्बलताओं का भी उल्लेख किया जिससे वे उपहास का पात्र बने। समझ में आया ना कि उनके मित्र तो चाहते हैं कि भाई जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मित्र बोलेंगे भाई इतने बड़े कवि रहे हैं तो आप अपनी आत्मकथा लिखिए। जैसा कि अक्सर जो हमारे कवि या लेखक रहे हैं वो अपने जीवन काल में ही अपनी आत्मकथा लिख देते हैं। तो वही चीज इनका कहने का मतलब है कि तुम भी अपने जीवन काल में अपनी आत्मकथा लिख दो ताकि लोग पढ़ें। तो उन्होंने बोला कि इस पूरे विश्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को लिखा है और उन आत्मकथाओं से हुआ क्या कि उन्होंने अपनी उपलब्धियां तो लिखी, दुर्बलताएं भी लिखी, अपनी अपनी कमजोरियां भी लिखी। अब जब लोग उसको पढ़ते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। ये चीज उन्होंने बताई है, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते हैं। कवि को अपनी गागर रीति क्यों लगती है? अब गागर रीति का पहले तात्पर्य समझिए। गागर मतलब घड़ा, रीति मतलब खाली। अब उनको अपना घड़ा खाली क्यों लगेगा? यहाँ पर घड़ा खाली का मतलब उन्हें अपना जो अभी तक का जीवन काल रहा वो उन्हें खाली लगता है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं करी हैं जिसे वो अपनी आत्मकथा में लिख सकें। कहते हैं ना, हमने जैसे बहुत सारे कवि होते हैं बहुत फेमस हो गए, उनको बहुत सारी क्या कहते हैं अवार्ड्स मिल गए या बहुत सारी बुक्स उनकी छप गई, बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का कहने का है कि भाई हमने तो ऐसी कोई उपलब्धियां हमारे जीवन में है ही नहीं, अर्थात मेरी गागर क्या है? रीति, अर्थात मेरा जीवन जो है वो खाली है, बताने लायक इसमें कोई भी उपलब्धियां नहीं है कि मैं लोगों को बता सकूं। कवि को अपना गागर अर्थात जीवन इसलिए रीति अर्थात सूना या खाली लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल ना हो सकी है। मतलब कोई बहुत कुछ उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने से उसे जिस सुख की कल्पना की थी वह उसके
पास आकर भी मात्र स्वप्न बनकर रह गया। तो पहली चीज तो उन्होंने उपलब्धियां नहीं बताई, और दूसरा जो कहते हैं ना, हमारे जीवन में कोई ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बहुत सहारा देता है, तो उनके जीवन में उनको सहारा देने वाली उनकी एकमात्र पत्नी थी, जो एक स्वप्न की तरह और आई चली गई, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए उनके जीवन में रही। तो उन्होंने कहा कि वो कम समय मतलब इतना नहीं रहा कि मेरा पूरा संपूर्ण जीवन वो साथ रहती तो हम उनके साथ रहे, बिताए पलों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते, लेकिन बहुत कम समय के लिए थी, तो इतना कुछ था नहीं कि जो बताया जा सके। प्रश्न संख्या 5 है, तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि किनसे क्या कहना चाहता है? क्या बोला गया है? तुम ही खाली करने वाले। तो यहां ये अपने मित्रों से कह रहे हैं ये बात। किससे? क्योंकि मित्रों ने ही बोला कि आत्मकथा लिखो, तो उन्हीं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये पूरा आत्मकथा लिखा है। तो उन्हीं से ये बोल रहे, तुम यहां पर कौन है? उनके मित्र। तुम ही खाली करने वाले के माध्यम से कवि अपने उन मित्रों से कहना चाहता है जो उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। कवि उनसे यह कहना चाहता है कि मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन के कटु अनुभवों को सुनकर तुम यह ना समझ बैठो कि मेरे जीवन को रसहीन बनाकर सूनापन भरने वाले तुम ही स्वयं हो। तो यानी कि क्या है कि मेरे जीवन में बहुत अकेलापन है, बहुत ही ज्यादा मतलब सूनापन है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नहीं, वो एक तरीके से नीरस जीवन जी रहे हैं। तो जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें ये सारा सूनापन और नीरसता निकलकर सामने आएगी, और जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये आत्मग्लानि होगी कि अरे इसके जीवन में इतना खालीपन और सूनापन था और हम ही जो थे वो इसको भर ना पाए, यानी कि हमने ही उसके जीवन में ये सूनापन करके रखा है। हम चाहते तो उसको पहले बहुत समय पहले समझ जाते और उसके जीवन में इतना सूनापन ना रहने देते। तो एक तरीके से वो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि जब मैं आत्मकथा लिख दूंगा और मेरी आत्मकथा में जो सारी नीरसता और सूनापन आएगा और तुम जब उसको पढ़ोगे तो तुम्हें खुद आत्मग्लानि होगा कि ये सूनापन और ये खालीपन तुम्हारी वजह से ही मेरे जीवन में है। इसलिए भी जो है मैं ये सारी चीजें मतलब दूसरे लोगों को मैं तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। क्या दिया गया है? कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता और क्यों? अब कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं और क्यों? देखिए यहां पर क्या दिया है। कवि ने अपने जीवन अत्यंत सरलता से जिया है। इस अत्यधिक सरलता के कारण उसे अपनों के छल कपट और प्रवंचना का शिकार होना पड़ा। यानी कि देखिए जो व्यक्ति बहुत सीधा सरल होता है, आसपास के लोग उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो यही हमारे कवि के साथ हुआ। हमारे कवि बहुत ही सीधे सरल एकदम साफ हृदय के व्यक्ति रहे, तो इस चीज का फायदा उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों ने उठाया है। तो वही कहा, अपनों के छल कपट और प्रवंचना का शिकार होना पड़ा, यानी कि उनको हर पल किसी ना किसी ने ठगा है। इस पर भी कवि अपनी इस सरलता का उपहास नहीं उड़ाना चाहते। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि मैं इतना सीधा सरल रहा कि लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे धोखे किए, मेरा बहुत फायदा उठाया, लेकिन उस पर भी मैं जो है अपनी ये सरलता को मैं बुरा नहीं मानता कि नहीं मैं सरल हूं तो मेरे साथ इतना धोखा हुआ। तो नहीं, मैं सरल हूं, ये मेरा स्वभाव है। इस बात के लिए मैं कहीं से भी अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अपने आप को दोष नहीं देना चाहता हूं, भले ही यही सरलता उनके अनेक कष्टों का कारण रही हो। मतलब माना कि सरलता से बहुत उन्हें कष्ट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इस सरलता से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहते। अर्थात इस आत्मकथ कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हमको बताई हैं जो वो अपनी आत्मकथा में नहीं कहना चाहते। जैसे कि उनकी प्रेयसी के साथ बिताए गए उनके निजी क्षण वो नहीं बताना चाहते, वो अपनी कमजोरियों को नहीं बताना चाहते, है ना। कमजोरी क्या है भाई? वो बहुत सरल स्वभाव के रहे, जिस कारण से लोगों ने उनको बहुत ही ज्यादा छल कपट किया। तो वो सारी चीजें वो नहीं बताना चाहते। उनके जीवन में आए दुखों को नहीं, दुर्बलताओं को नहीं बताना चाहते हैं। कवि अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता है।
क्या है, अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही, ये वह उल्लेख नहीं करना चाहता। तो जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला ना कि जो वो इतने सरल स्वभाव के रहे, इसलिए वो अपनी सरलता को दूसरों को नहीं बताना चाहते, क्योंकि दूसरे सुनेंगे तो उपहास सुनाएंगे, अरे ये कितना बेवकूफ है। ये नहीं बोलेंगे सीधा है, कितना बेवकूफ है, इसका लोग कितना ज्यादा फायदा उठाते रहे, इसलिए नहीं बताना चाहते। नेक्स्ट है, वह अपने जीवन में की गई ये ना तो भूलों को दिखाना चाहते हैं ना दूसरों के छल कपट को, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कई भूलें करी हैं। आत्मकथा जब लिखेंगे तो वो भूलें भी उजागर करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कपट भी किया है, तो वो उस कपट को भी नहीं बताना चाहते। तो बेसिकली उनका कहने का तात्पर्य है, जो मेरे साथ बुरा हुआ है, दूसरे लोगों ने मेरे साथ जो कपट किया है, मैं उसे नहीं बताना चाहता, और ना ही जो मैंने भूलें करी हैं मैं उन्हें बताना चाहता। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहते। तो उनके जीवन में जो उनके सुख के जो सबसे बड़ा कारण रहा वो थी उनकी प्रेयसी। तो उसके साथ उन्होंने जितने भी पल बिताए हैं, जितना भी समय बिताया है, वो उसे किसी से नहीं कहना चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते। भाई हम सब अब दुनिया के सामने एक बहुत मजबूत पक्ष रखते हैं कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग हैं, हर चीज को फेस कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं एक कमजोर पक्ष भी होता है, जो कहते हैं ना, जिसको हम वीक पॉइंट कहते हैं, जो अगर किसी के सामने आ जाए तो लोग उसका फायदा जरूर उठा लेते हैं। तो वो जो दुर्बल पक्ष है, अर्थात जो हमारा वीक पॉइंट है, वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं वीक पॉइंट के जरिए उनसे बहुत ही ज्यादा छल कपट किया गया है। तो ये भी उसको व्यक्त, तो ये सारी चीजें हैं जो वो अपनी आत्मकथा में नहीं कहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने अपने जीवन की उज्जवल गाथा किसे कहा है? किसको बोला उज्जवल गाथा? वो समय जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया, वो चांदनी रातें, वो उनके साथ जो उनकी बिताए जो अंतरंग पल थे, वो उनको उन्होंने उज्जवल गाथा कहा है। कवि के जीवन में कुछ सुखमय पल आए थे, उनके जीवन में भी प्रेम भरी मधुर चांदनी रातें आई, और उसने प्रेम के इन उज्जवल क्षणों को अपनी पत्नी के साथ बिताया, उसके साथ हंस हंस कर खिलखिलाकर बातें की। पत्नी के साथ बिताए गए इन सुखमय पलों को जीवन की उज्जवल गाथा कहा है। तो समझ में आया ना कि मतलब जो अंतरंग पल बिताए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब उनके जीवन में ज्यादा समय के लिए वो नहीं रही, इसलिए वो उतना जो कम समय जो पीरियड था, उसी पीरियड को उन्होंने अपने पूरे जीवन का सहारा बना लिया। अब उन्हीं सुखमय पलों को उन्होंने उज्जवल गाथा का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि के लिए सुख दिवा आज स्वप्न बनकर रह गई, स्पष्ट कीजिए। सुख दिवा स्वप्न बनकर रह गई, यानी कि वो जो सुखमय पल थे जो उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए थे, सुख दिवा, सुख मतलब होता है खुशी, और दिवा मतलब होते हैं दिन। तो वो जो समय था वो स्वप्न था, अर्थात स्वप्न क्या होता है, हम थोड़ी देर देखते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से वो जो उनकी प्रेयसी के साथ बिताया गया समय था, वो बहुत कम पीरियड के लिए था, बहुत कम समय के लिए था, इसीलिए उसे उन्होंने सुख दिवा स्वप्न कहा है। कवि ने जन सामान्य की भांति ही सुखमय जीवन जीने की आकांक्षा पाल रखी थी, परंतु वे सुख उनके लिए स्वप्न की भांति साबित हुए। वह आंख खुलते ही स्वयं को जीवन के कठोर धरातल पर पाता है। उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ सुख के पल बिताए जो क्षणिक थे, क्षणिक मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, क्षण भर के लिए, यानी सेकंड्स के लिए। पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण वह सुख दिवा स्वप्न बनकर ही रह गए। मतलब वो ये चाहते थे कि जैसे सभी लोगों का विवाह होता है, मेरा भी विवाह हो, मैं भी एक खुशहाल जीवन जीऊं, मेरा भी एक परिवार हो। उन्होंने ये एक स्वप्न देखा और ऐसा हुआ भी। भाई उनकी प्रेयसी उनकी पत्नी बनी, कुछ समय के लिए साथ भी रही, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, बहुत कम समय के लिए रहा, तो वो स्वप्न आया तो, लेकिन बहुत कम देर के लिए, वो बहुत कम देर के लिए था, इसीलिए उन्होंने उसे स्वप्न का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 10 है, अनुरागनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में के आलोक में कवि ने अपनी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहता है?
अब यहाँ पर अपनी पत्नी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और उसके जो गाल थे वो बहुत ही लाल लाल और बहुत खूबसूरत थे। तो इसलिए जो सुबह उषा काल जो होता है, उसने भी लालिमा और सुंदरता, मोहकता मेरी पत्नी से ही ली थी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो प्रातःकालीन, जो उषाकालीन जो समय होता है वो बहुत सुंदर और मोहक होता है। वो सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर मेरी पत्नी थी, ये उनका कहने का तात्पर्य है। अनुरागनी उषा लेती जिन सुहाग मधुमाया में के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उनके कपोल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रातःकालीन उषा भी उससे लालिमा लेकर अपनी सौंदर्य वृद्धि करती थी। तो उषा भाई प्रकृति होती, प्रकृति से सुंदर क्या होगा, तो प्रकृति भी जो है वो इनकी पत्नी से ही सारे सौंदर्य को ग्रहण करती थी, कि अर्थात कवि की पत्नी उषा से अधिक सुंदर थी। तो उषा यहाँ स्त्री नहीं है, उषा का तात्पर्य यहाँ प्रातःकालीन बेला से है, जब सूर्योदय होने से पहले का जो समय है। तो वहां पर उनके कहने का मतलब है प्रकृति का वो दृश्य जो बहुत ही खूबसूरत माना गया है, वो खूबसूरत पल भी जो है मेरी पत्नी के गालों से ही लिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, कवि ने अपनी तुलना किससे की है और उसके जीवन का पाथेय क्या है। तो उन्होंने अपने जीवन की तुलना करी है किससे, देखिए पथिक से। कवि ने अपनी तुलना उस पथिक से की है जो जीवन पथ पर चलते चलते थक गया है। इस जीवन पथ पर वह अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ सुखद पलों की मधुर यादों के सहारे चल रहा है। यही मधुर यादें उसके जीवन का पाथेय बन गई हैं। तो जैसे क्या होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था ये चीज कि रास्ता चलते हुए जो पथिक होता है जब थक जाता है, थकने के बाद थोड़ी देर आराम करता है। अब आराम तो सबको अच्छा लगता है, अब ये थोड़ी ना कि वो आराम के उसी सहारे बैठ जाए। उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है। मान लो आप यहाँ से, आप दिल्ली से चलो कि भाई हमको जो है वो वैष्णो देवी जाना है, तो रास्ते में रुकोगे, चाय पानी पियोगे, गाड़ी से अगर जा रहे हो तो चाय पानी पियोगे, फिर अपनी गाड़ी लेकर चल दोगे, यही होगा ना। यही चीज उन्होंने यहां पर बोली कि भाई हम थोड़ी देर के लिए कहीं रुकते हैं, लेकिन हमारा एक टारगेट डिसाइड होता है, तो वही हमारा क्या होता है, पाथे, हमारी चलने की प्रेरणा होती है कि हमारा वो लक्ष्य निर्धारित है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो वहां पर अब इनके जीवन में वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो उनका लक्ष्य निर्धारित, उनकी जो जिसको उन्होंने पाथे बनाया है वो उनके जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि चलने का, जैसे पथिक होता है, उसके चलने का सहारा जो होता है वही चीज। तो उन्होंने अपने आप को पथिक बताया और इस जीवन राह में वो चलते चलते थक चुके हैं, लेकिन तब भी वो विश्राम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की प्रेरणा किसे ले रखा है, अपनी पत्नी के साथ बिताए उन सुखमय पलों को, उसे ही उन्होंने पाथेय बनाया हुआ है। वही उनके जीवन को आगे ले चलने का एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक हमें मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। बात सही है कि हमने जब उनकी इस आत्मकथ्य को पढ़ा तो जयशंकर प्रसाद जी को हमने यहाँ पर देखा कि वो बहुत ही सीधे सरल से इंसान है, उनके दिल में छल कपट जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब ईमानदारी भी है। इसीलिए उनके जीवन में जो कुछ था उन्होंने इस आत्मकथ्य में बताने की हमें कोशिश भी करी है, और साथ ही वो सबको नहीं बताना चाहते उन पलों को, ये चीज भी उन्होंने स्पष्ट करी है। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने अपनी भूलों को स्वीकारने और अपने जीवन की असफलताओं का वर्णन और सरलता के कारण धोखा खाने की स्वीकारोक्ति करने के अलावा वर्तमान के यथार्थ स्वीकार कर साहसपूर्ण कार्य किया है। तो देखिए यहाँ पर साहसपूर्ण कार्य कैसा है कि उन्होंने अपनी भूलों को स्वीकारा है कि हाँ उनके जीवन में बहुत सारी भूलें हुई हैं, उनसे अपने जीवन की असफलताओं का भी वर्णन किया है कि जो भाई जरूरी थोड़ी ना हमको हमेशा सफलता मिले, तो वो असफलताएं भी बताई हैं। सरलता के कारण उन्होंने धोखा खाया, ये भी उन्होंने बताया हमें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया
कि मैं ये सारी चीजों को स्वीकार कर रहा हूं, मतलब जैसा है उन्हें वैसा ही स्वीकार कर रहा हूं। तो देखिए, अपनी गलती मान लेना बहुत बड़े साहस का कार्य होता है जो उन्होंने किया है। कवि द्वारा यह कहना छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। यानी कि उनको कहने का तात्पर्य, उनका जीवन बहुत छोटा रहा लेकिन उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनको मैं कैसे कहूं। मतलब अब उन ना कहने का कारण ये है क्योंकि वो उनकी बहुत पर्सनल रही, इसलिए भी नहीं कहना चाहते, और उसमें कुछ ऐसी दुर्बलताएं हैं जो उपहास बनाएगा ये पूरा संसार, इसलिए उसे नहीं कहना चाहते। तो ये ईमानदारी पूर्ण उन्होंने बोल दिया कि ये इन दुर्बलताओं को भी वो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उनका साहस और ईमानदारी दोनों ही जो है वो सामने प्रकट हो गई। तो देखा किस तरीके से हमने इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आपको हमसे मतलब अब जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया, कहीं कोई डाउट है तो उसे आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिनके मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। हाँ, थोड़ा रिप्लाई करने में देर सबेर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। तो हम मिलते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। रिवीजन आपका स्टार्ट हो चुका है, हम हर तरीके से आपको रिवाइज करा रहे हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में ये रिवीजन शुरू हो चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।